नमस्कार आदाब, दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो। आज चलिए शुरू करते हैं न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। अबे रुक, पहले झारखंड पे बोल। अरे बोला तो था, अभी बोल। कब बोला था? पहले फिर से बोल। हाँ तो झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जल्दी बोल। झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जोर से बोल। जय माता दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द झारखंड प्रोटेस्ट। हाँ, अभी भी चल रहे हैं। आपको पता होगा झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम में इरेगुलरिटीज को लेकर झारखंड के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मसला शुरू हुआ था जब 2 जुलाई को जेपीएससी के रिजल्ट आए थे, जिसमें ऐसी इरेगुलरिटीज आई थी कि भाई जिस बच्चे के कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आए उसको नौकरी नहीं मिली है, जिसके बिल्कुल कम मार्क्स आए उसको नौकरी मिल गई है। फिर जो एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी थी TDPL, उसके पैटर्न पे भी सवाल उठे थे। सेम ओल्ड एंड लाइक अदर स्टेट्स झारखंड में भी ये सिर्फ 1-2 एग्जाम की बात नहीं थी। काफी टाइम से इरेगुलरिटी सामने आ रही थी। जो पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिक्रूटमेंट सिस्टम पर सवाल बच्चे उठा रहे थे, वो अल्टीमेटली प्रोटेस्ट पर बैठते हैं। Has the Jantar Mantar protest created a template for student movements across India? When I'm at the Jaipal Singh Munda Stadium in Jharkhand's Ranchi, here you have, these water containers that have been set up by NGOs and, some good Samaritans, like I said, for protesters. हम लोग कल फोन आया, हम लोग लगातार डे फर्स्ट से 2 टाइम का भोजन यहाँ व्यवस्था करवा रहे हैं। This is where protesters have been agitating. They stay here all night, many of them. The Tiranga is one of the major symbols of this protest, like Jantar Mantar. So this is a stage where people are sitting on hunger strike like they were there. This Gen Z lingo, of course, being invoked here as well. And there's another poster here against Abhay Tiwari. This man allegedly sold seats for lakhs of rupees to government job aspirants. Meet Jharkhand Sonam Wangchuk. आपको देख रहे हैं पूरे भारत में। आप उनको बताइए कि 3 मांगे क्या हैं झारखंड के बच्चों की और आप। जंतर मंतर का एक लाइन था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो मेरा एक लाइन है, हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। आप चाहते हैं कि एटलीस्ट वो बच्चों से आके बात तो करें। बात करें, क्योंकि हम लोग उसके पिताजी के रास्ते हैं। अगर उसका पिताजी जिंदा रहते तो वो हम लोग के साथ होते। स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि जेपीएससी और जेएसएससी समेत 13 और एग्जाम्स जिनमें इरेगुलरिटीज हुई हैं उनको कैंसिल किया जाए, एक सेंट्रल सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो और ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स किए जाएं। जुलाई में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया, जिसके बाद सरकारी रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से मिले, मशवरा दिया, आश्वासन दिया, फॉर्मर जेपीएससी चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू करा दी और TDPL जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी थी, उसके फॉर्मर मार्केटिंग मैनेजर मनोज तिवारी, इनको नहीं, इन्होंने तो गरीबी देखी है, इन्हें अरेस्ट कर लिया। एज पर रिपोर्ट्स ये प्राइम सस्पेक्ट था। इसने पिछले 13 साल में 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर किए थे और पूरे रिक्रूटमेंट रैकेट को ये हेड करता था, उसका मास्टरमाइंड था। देखिए वैसे लुक्स पे तो मैं नहीं जाता, पर ये देखने से ही स्कैमर लग रहा है। ये वो लड़का लग रहा है जो हिंज पे अपनी हाइट गलत नहीं बताता। झारखंड सरकार का कहना था कि उन्होंने बच्चों की ऑलमोस्ट 98% डिमांड मांग ली है, लेकिन 2 चीजों पे स्टूडेंट्स का और सरकार का डेडलॉक बन गया, एक जेएसएससी एग्जाम कैंसिलेशन और एक सेंट्रल सीबीआई जांच। सरकार कराने नहीं चाह रही और स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये नहीं कराओगे तो हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा 98, 99 नहीं चलेगा, आपने 13 में से सिर्फ 3 एग्जाम कैंसिल किए, सारे कैंसिल करो और जेएसएससी का भी कैंसिलेशन हो और सीबीआई जांच हो। फिर जो प्रोटेस्ट 25 जुलाई को रांची की सड़कों से स्टार्ट हुआ था, वो जयपाल मुंडा स्टेडियम पहुंचा। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखोगे तो कहेंगे भाई बहुत फ्रेगमेंटेड है, कि एक कोई स्टेज नहीं है, एक बीजेपी का मंच लगा हुआ है, एक वहां पे आयसा का मंच लगा हुआ है और एक महातो ब्रदर्स जयराम महातो और देवेंद्र महातो भी इसको लीड कर रहे हैं। द लेटर सिटिंग ऑन अ हंगर स्ट्राइक सिंस 2 अगस्त। विधानसभा का सेशन चल रहा था, स्टूडेंट्स विधानसभा की ओर मार्च करते हैं, जिन पर पुलिस वाले टीयर गैस और वाटर कैनन्स स्टार्ट कर देते हैं और बच्चे मार्गो साबुन लेके वहां पे नहाने लगते हैं कि सरकार की तो हो जाएगी, शरीर की गंदगी भी तो कम कर ले। और यहां ये नहा रहे थे, वहां दूसरे स्टूडेंट्स खेतों के रास्ते विधानसभा पहुंच ही गए। स्टूडेंट लीडर देवेंद्र महातो पे पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, उनको चोटें आई और इन दिनों वो अस्पताल में भर्ती हैं। एंड डिफरेंट प्रोटेस्ट सेम प्लेबुक। पुलिस वालों ने कहा कि दरअसल भैया हम तो बस कंट्रोल कर रहे थे, दरअसल इन अराजक तत्वों ने हम पे हमला किया, हमारे खुद 14 पुलिस वालों को इंजरी हुई है, आप हम नहीं मान रहे तो कल हम अपने बच्चों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, रुको। और जंतर मंतर में जो बच्चों को दंगाई बोल रहे थे, वो बीजेपी वाले खुद झारखंड में पुलिस वालों पे पत्थर मारते देखे। अराजक
तत्व, और वो अखबारों ने हेडिंग छापी क्या, वो ऐसे पत्थर मारते हुए बैरिकेडिंग के साथ। जाहिर है कि आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए थे। दैनिक जागरण ने क्या हाईलाइट किया। उसके बाद 10 अगस्त को हुए वायलेंस के बाद पुलिस ने 600 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, जिनमें से 100 लोगों के नाम थे और 500 अनआइडेंटिफाइड प्रोटेस्टर्स। यार अगर अनआइडेंटिफाइड भी थे तो तुमने 500 गिने थे क्या? बाद में राहुल गांधी ने भी पुलिस एक्शन को कंडेम किया, लेकिन बच्चों के प्रेशर मारने के बाद, अपने मन से तो नहीं। We condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear. है कि तब तो तुम पीएम घर के बाहर धरना दे दिए थे, अब तो घर ही तुम्हारा है, अब कहां जाओगे बेटे? गया मेरा गांधी के साथ मीम रिएक्ट्स। एंड स्टेटस को अभी भी जेएसएससी का कैंसिलेशन और सीबीआई जांच की मांग, इन दो कोर डिमांड्स पर डेडलॉक है और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेटेस्ट अपडेट 15 अगस्त को एक शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा भी की। धरना, पॉलिटिकल पार्टी, पत्थरबाजी, पुलिस एक्शन, एफआईआर, नोटिस कैसे जंतर मंतर और झारखंड, किरदार बदल गए हैं लेकिन कहानी सेम है। और अगर अभी मैं बोल दूं कि देखिए झारखंड में स्टूडेंट नहीं है, ये अराजक तत्व हैं, ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल हो गया है, इसको पॉलिटिकल पार्टी ने हाईजैक कर लिया है, हमारी देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मारपीट हो रही है, पथराव हो रहा है, ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये अराजक तत्व हैं। इतना बड़े प्रोटेस्ट के पीछे कौन है, इनको खाना कौन खिला रहा है, इन पे फंडिंग कहां से आ रही है? दरअसल ये झारखंड की सरकार को गिराने के लिए एक इंटरनेशनल टूल किट एक्टिवेट हो गई है। जिस दिन ऐसे आप 2 कौड़ी के आर्गुमेंट देते दिखूं ना, अनसब्सक्राइब कर देना मुझे। पर ये बोलना जरूरी था उन लोगों को आईना दिखाने के लिए जो जंतर मंतर पर सरकार नहीं बल्कि प्रोटेस्टर से सवाल कर रहे थे, क्योंकि जो चीज वहां हुई यहां भी हुई। वहां अगर एंटी नेशनल थे तो यहां नेशनलिस्ट कैसे हो गए? वहां देश विरोधी थे, यहां राष्ट्रवादी हैं, वहां गलत नारे लग रहे थे, यहां सही नारे लग रहे थे, वहां एंटी नेशनल थे स्टूडेंट। ये बकवास बातों में मत पड़ा करो, क्योंकि ऑर्गेनाइज सरकार के खिलाफ एक अनऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट ऐसे ही होता है। ऐसे 2 कौड़ी के आर्गुमेंट से लोग न्यूट्रलिटी का नंगा नाच करने लगते हैं ना, कि वहां ये वाला नारा लग गया। अबे 1000 लोग आ रहे हैं, 1000 लोग जा रहे हैं, कोई भी सवाल पूछ रहा है, कोई भी जवाब दे रहा है, तुम कंट्रोल कर पाओगे कि कौन कब क्या नारा लगा दे रहा है? वो मीन नहीं देखा कि इनको सरकार में रेपिस्ट चलेंगे, लेकिन इनको प्रोटेस्टर संस्कारी चाहिए। ये प्रोटेस्ट अब पॉलिटिकल हो चुका है, ऑपोजिशन पार्टी ने हाईजैक कर लिया। अबे सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा तो ऑपोजिशन पार्टी ही तो सपोर्ट करेगी, उनका काम होता है वो। सीजेपी में आप या झारखंड में बीजेपी, जो सपोर्ट कर रहा है वो सपोर्ट करे। तुम ये पूछो कि कांग्रेस दोनों जगह सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़ना नहीं जानते क्या? कैसे कैसे फालतू के आर्गुमेंट देते थे लोग। कानून के दायरों में भी रह के तो प्रोटेस्ट हो सकता है। अबे कानून दायरे में होता तो प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहा होता। कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस के खिलाफ हमला किया। अच्छा, पुलिस वहां पे इंटरनेट कट कर दे, बैरिकेडिंग लगा दे, डंडे बरसा दे, आंसू गैस के गोले छोड़ दे, तो प्रोटेस्टर की तरफ से भी बैकलैश आएगा ना। वो थोड़ी एकता कपूर के सीरियल के आफ्टर इफेक्ट में रोते रहेंगे। झारखंड में भले ही बीजेपी की बैकिंग होगी हो, पर बात तो बच्चों की है ना। नेशनलिस्ट कौन है, एंटी नेशनलिस्ट कौन है, इसका सर्टिफिकेट देने वाले प्रोटेस्टर को तुम कौन होते हो? बीजेपी आए, उसमें आप आए या तुम आए, जो आना है आए, लेकिन उसको देख के अगर मैं झारखंड के प्रोटेस्ट को कैंसिल कर दूं, बच्चों को एंटी नेशनल बोल दूं, तो मुझ में और उस गोदी छाप में क्या अंतर है फिर? और वो जो भ्रमित लोग हैं ना, जो सरकार को टैक्स दे के, मीडिया वालों को एड और सैलरी दिलवा के, यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर से सवाल करते घूम रहे हैं कि भैया तुम इस पे क्यों नहीं बोल रहे? जो उस प्रोटेस्ट पे बोल रहे थे वो इस प्रोटेस्ट पे भी बोल रहे हैं। और जो मुंडी झुका के तुम पूछ देखते रहो ना कौन किस पे क्या बोल रहा है, थोड़ी उठा के सरकार से सवाल कर लो, मीडिया से सवाल कर लो, तो झारखंड ना जंतर मंतर प्रोटेस्ट ही ना हो। जो बायस्ड बिके हुए दलाल है ना, उनके लिए दिल्ली का स्टूडेंट एंटी नेशनल था, झारखंड का बच्चा नेशनलिस्ट हो गया, और वही झारखंड का बच्चा अगर बिहार में खिसक गया ना, तो ऊपर सरकार देखेंगे और उनके बाप की निकली ना, तो आयशा के बच्चे को आईसिस का बताने में उन्हें 5 सेकंड नहीं लगेगा। भेड़ की खाल में भेड़िया पहचानना सीखो, वरना गधे बन जाओगे। एक बड़ी खबर आई फाइनेंस से, जब टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि अगले साल फरवरी के बाद जब उनका टर्म खत्म हो जाएगा तो वो दोबारा से अपने पोजीशन पर नहीं रहेंगे, इस्तीफा दे देंगे। अब टाटा सन्स के अंदर कौन सी कंपनियां आती हैं? टाटा मोटर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टीसीएस, एयर इंडिया और टाटा। मतलब टाटा हमारे देश में कितनी बड़ी कंपनी है आपको पता है? या तो आप खा के आए हो या चला के आए हो। और पिछले कुछ टाइम से, जब से एन चंद्रशेखरन ने टाटा ग्रुप को हेड करना शुरू किया था, तब से अक्रॉस कंपनीज टाटा ग्रुप का प्रॉफिट बहुत बढ़ गया था, मार्केट कैप काफी बढ़ गया था। इनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने मार्केट कैप में 15 लाख करोड़ ऐड किए, जो इन्फोसिस, एलआईसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनकी कंबाइंड कैप से भी ज्यादा है। इनके अंडर टाटा ग्रुप की वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ से बढ़कर 23 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी। 5 गुना प्रॉफिट बढ़ा था, 34,000 करोड़ से सीधा 1.7 लाख करोड़।
एक तो साला ना 1000 करोड़ लाख करोड़ एक के बाद एक आता है ना, मेरी फट जाती है, क्योंकि 1000 ही बड़ी बात हो जाती है यहाँ तो। अब तुम बोलोगे यार इतना बढ़िया परफॉर्मेंस फिर भी कंटिन्यू नहीं कर रहे, बोर्ड मेंबर्स से थोड़ी अनबन चल रही है, किसी एक ने वीटो कर दिया था। इतने बड़े लेवल पे थोड़ा ईगो बैटल तो आ ही जाता होगा, धंधा छोटा हो या बड़ा चलाना मुश्किल होता है। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता। हर दिन एक नई प्रॉब्लम, कभी सेल्स, कभी इन्वेंट्री, कभी अकाउंटिंग और एम्प्लॉय यहां वहां चले जाएं तो कभी कभी एचआर, सब कुछ एक साथ मैनेज करके बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं जो इतनी सारी मुश्किलों से अपने बिजनेस चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपकी हेल्प करेगा उडू। उडू एक ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां आप सेल्स, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, एचआर, वेबसाइट और भी अपने बिजनेस के कई सारे काम एक ही जगह पे मैनेज कर सकते हो। उडू में क्या होता है आपको पता लग गया है, पर कैसे आप कर सकते हो वो अगर जानना है तो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस इवेंट उडू एक्सपीरियंस 2026 जल्द ही गुजरात के गांधीनगर में होने वाला है। तारीख नोट कर लो, 11 और 12 सितंबर गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में। इवेंट में आपके साथ 45,000 से ज्यादा बिजनेस इंटरेस्टेड लोग आएंगे, 200 से ज्यादा टॉक्स होंगी, 180 से ज्यादा एग्जिबिटर्स होंगे और 7 मास्टर क्लासेस भी होंगी। मास्टर क्लास 10 सितंबर से स्टार्ट होगी। यहाँ इंडिया और दुनिया भर के टेक एंथुसियास्ट, बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर और अन्य उडू यूजर्स आएंगे। इवेंट का एक मेजर हाईलाइट होगा उडू 20 का लॉन्च, प्रोडक्ट डेमोज, नेटवर्किंग, उडू विलेज, एक उडू कैफे और गेमिंग जोन भी होगा। इसके पहले इवेंट में कई सारे बड़ी हस्तियां जैसे अमन गुप्ता, पारुल गुलाटी, शरण हेगड़े, थिंक स्कूल के गणेश प्रसाद, शिवांशु अग्रवाल, महेश केशवाला, थगेश, इन जैसे बड़े क्रिएटर्स और स्पीकर्स भी आ चुके हैं। सबसे बढ़िया बात है कि बेसिक पास एकदम फ्री है, इससे आप कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस और वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो। और प्रीमियम पास में डीजे पार्टी और केटर्ड लंच डिनर का एक्सेस भी मिलेगा। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर या टेक एंथुसियास्ट हैं तो उडू एक्सपीरियंस 2026 को मिस बिल्कुल मत कीजिए। डेट 11-12 सितंबर, लोकेशन महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर, गांधीनगर, गुजरात। बेसिक पास एकदम फ्री है, पर रजिस्टर करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अभी जाके साइन अप कर लो। तो वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिमाग खराब हो गया ना तुम्हारा कि शुरू होते ही खत्म हो गया क्या? मैंने कसम खाई है कि मैं शो वैसे ही चलाऊंगा जैसे सरकार सदन चलाती है। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। इफ यू डू नॉट नो, यू वोंट बिलीव, मॉनसून सेशन के आखिरी दिन आए, वंदे मातरम गाया और बोले खत्म। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। अब अभी तक पार्लियामेंट में क्या हो रहा था आपको पता है। ऑपोजिशन बोल रही थी सरकार से कि जो 20 तारीख को स्टूडेंट्स पे पुलिस ब्रुटैलिटी हुई उस पे जवाब दे होम मिनिस्टर। As Home Minister, did you approve the use of lethal force, including pellet guns against students? If not, who did? सरकार बोल रही थी भैया हम तो जवाब देने को रेडी हैं, आप सदन ही नहीं चलने दे रहे। पहले उन्होंने कहा कि कॉकरोच प्रोटेस्ट पे उनको डिस्कशन चाहिए, लेकिन जब उनको इस चीज के लिए उनका स्वागत किया गया तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। तो ऑपोजिशन वाले बोल रहे थे कि भाई सदन चले तो तब जब आपके नेता हैं। आखिरी दिन में अटेंडेंस दी, प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए, वंदे मातरम गाया और गए। फर्स्ट इन माई ब्लड लाइन टू यूज अरशद वारसी मीम फॉर अ पार्लियामेंट। शुरू होते ही खत्म हो गया है। इस बार के सदन में हम लोगों का एज ए टैक्स पेयर क्या मजाक बना है। हमारे नेताओं ने पार्लियामेंट के एक सेशन में जितना काम किया है उससे ज्यादा एक जेनजी इंटर्न अपने पहले दिन में कर देता है। इस सेशन में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 19% रही। इसको इंटू 2 भी कर दो तो ये लोग लोकसभा छोड़ो स्कूल में फेल हो जाएं। दिस वाज लोएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द पास्ट 22 ईयर्स। किसी ने नंबर बताया कि 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए लगते हैं और 7,000 मिनट वेस्ट हुए तो कुछ 175 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, विच इज रफली इक्वल टू 2 सांसदों का रिटेल प्राइस। 175 में 2, 175 में 2 ही तो आएंगे। 50-50 करोड़ की तो जमीनें डकार जाते हैं ये लोग। तो इन्फ्लेशन सिर्फ जनता पे थोड़ी चलता है, थोड़ा नेता भी कम ले। तो इस बार पूरे सेशन में इस बार सिर्फ 12 बिल पास हुए और इसमें से भी सिर्फ एंटी पेपर लीक बिल था जिसपे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था इतना बड़ा, सिर्फ उस पे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, बाकी सब सिर्फ वॉइस वोट से ही पास हो गए। जो बिल्स पास हुए उनमें माइंस एंड मिनरल्स, एमएसएमई, टैक्सेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स, केरलम नाम वाला बिल और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट जैसे बिल्स शामिल थे। और साथ ही एक और बिल जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, क्योंकि इन्हें पता है कि जो बिल्स हंगामे में पास हुए
उसका केस कोर्ट में ही जाना है। कम काम किया, कम बिल पास किए, पर जितने पास किए उन पे बात करके हम तो अपना पूरा काम करें। अब होता क्या है कि कई सारे राज्य हैं जैसे झारखंड, उड़ीसा, जहां पे कई सारी माइंस होती है। अब इन माइन से जो भी रिसोर्सेज निकलते हैं, मिनरल्स, कोयला, इन सब का एक टैक्स होता है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है जिस स्टेट में ये माइन है, और वो स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा होता है। उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य इन पे बहुत डिपेंड करते हैं। अभी जो नया बिल पास हुआ है उसके हिसाब से स्टेट नए टैक्स फ्रीली इंपोज नहीं कर पाएंगे। उनको अगर टैक्स लगाना है तो सेंटर से अप्रूवल लेना होगा। इसमें केंद्र सरकार का कहना है कि माइनिंग टैक्सेशन में हमें एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, और स्टेट का कहना है कि भैया हमारे पास यही तो एक इनकम सोर्स है, आप उसी में हमारा स्टेक कम कर रहे हो। एक और था FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट, उसका अमेंडमेंट बिल। ये आपको पता है जो एनजीओज हैं उनको मिलने वाली फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करता है। लाइसेंस रिन्यू होने के कंडीशन स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे, और अगर किसी स्टेट एजेंसी को एनजीओ पे अगर कार्रवाई करनी होती तो उन्हें सेंटर से परमिशन लेनी होती। तो बेसिकली सेंटर ज्यादा कंट्रोल चाह रहा था। एनजीओज और ऑपोजिशन का कहना था कि इस बिल के आने के बाद केंद्र सरकार इसका मिसयूज कर सकती है, इसलिए बिल पास नहीं हुआ। सरकार ने इसको 31 मेंबर की JPC यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दिया। अभी JPC याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विल कम टू दैट। और भी कई सारे बिल्स थे जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास थे, उनकी रिपोर्ट आनी थी पर नहीं आई, जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन, विकसित भारत शिक्षा अनुष्ठान बिल, जो कई सारी एजुकेशन बॉडीज है जैसे UGC, ICT, इनको एक सेंट्रल बॉडी के अंडर लानी थी। एक था 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो ये कहता था कि अगर कोई भी बड़ा मिनिस्टर इंक्लूडिंग द CM एंड द PM अगर किसी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में 30 दिन तक लगातार अरेस्ट या डिटेन होते हैं तो उनको उनके पद से हटाया जा सकता था। और डीलिमिटेशन बिल, जो लोकसभा की स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात करता था, इस पे तो बहुत बात हुई है। इन सारे बिल्स की या तो JPC ने रिपोर्ट नहीं दी या ये पास नहीं हुए। मजे की बात, एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसमें वंदे मातरम की इंसल्ट को क्राइम बताया और आखिरी के दिन में वंदे मातरम गा के ही निकल लिए। क्या सटायर लिखूं इस देश में मैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। अब कितने बिल पास हुए, कितनों पर डिस्कशन हुआ, ये तो आप जान चुके हैं। लेट्स टॉक्ड अबाउट डेटा। कितने ऐसे बिल्स हैं जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिए जाते हैं, जो अब बहुत कम हो गया है। अब इसका ना एक बार पहले मैकेनिज्म समझ लो। होता क्या है कि हमारे पार्लियामेंट में जितने भी नेता हैं ये ज्यादातर तो अनपढ़ हैं, तो ये अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से कानून इंट्रोड्यूस करते हैं। बट फॉर अ कॉम्प्लेक्स कंट्री लाइक इंडिया बहुत जरूरी होता है कि किसी भी कानून को इंप्लीमेंट करने से पहले उसको अच्छी तरीके से रिव्यू किया जाए, और उसी के लिए होती है पार्लियामेंट्री कमिटीज। पहले ज्यादातर बिल जो इंट्रोड्यूस होते थे पहले पार्लियामेंट्री कमेटी पे जाते थे, वहां वो रिव्यू होते थे, एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन होता था, उसके फ्लॉज हटाए जाते थे और फिर उसको कानून बनाया जाता था। और ये स्टेप पॉलिटिक्स हटा के नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया जाता है। पहले 70% से ज्यादा बिल पार्लियामेंट्री कमिटीज पे जाते थे, कभी कभी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती थी जिसमें नेता दोनों पक्ष से होते थे ताकि बेस्ट पॉसिबल वर्जन पास किया जाए। लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ है कि एक तो हंगामा बहुत होता है इन लोगों का, आय आय शेम शेम, इसी में आधा टाइम निकल जाता है और हड़बड़ी में बिल पास किए जाते हैं। अब कमिटीज को बिल्स जाना ही बंद हो गए। पिछले 5 सालों में सिर्फ 16% बिल्स थे जो कमिटी को दिए गए, वरना बाकी सब ऐसे ही पास कर दिए गए। कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का होता है, और ये शैतानी अब पूरे देश के साथ हो रही है। पर ओवरऑल अगर आप उस दृष्टिकोण से देखो कि ये लोग हमारे नौकर हैं, हमारे लिए इनको काम करना था, तो इन्होंने अच्छे से अपना काम नहीं किया। पार्लियामेंट्री कमिटीज को बिल्स रिव्यू ना करने देना, ये ऐसा एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर जिस पे देश भर को फोकस करना चाहिए वो है कई सारे राज्य अभी भी बाढ़ग्रस्त हैं। हम लोग असम पे फोकस करेंगे, बट डू नॉट फॉरगेट उड़ीसा भी एक राज्य है जो बाढ़ से बहुत पीड़ित है। लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स फर्स्ट। असम में अब तक 104 लोगों की ऑफिशियली मौत हो चुकी है। 78,000 से ज्यादा लोग अभी अफेक्टेड हैं, जब कुल मिला के 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा लोग सफर कर चुके हैं। 1800 से ज्यादा गांव, 7 लाख से ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हैं और 9,000 हेक्टेयर से ज्यादा के खेत बर्बाद हो चुके हैं। 5,000 से ज्यादा लोग आज की डेट में रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। अब असम में बाढ़ आई है, सबको पता है। हम लोग फोकस करते हैं असम में बाढ़ क्यों आई है और हर साल क्यों आती है। देखो, एक तो असम ना ब्रह्मपुत्र प्लेन पे पड़ता है, एक तरह से कटोरी की तरह है, जो नागालैंड से नदी बह के आती है, ब्रह्मपुत्र आती है, वो सारा पानी असम में भर जाता है। फिर क्लाउड बर्स्ट होते हैं, और क्योंकि झीलें, वेटलैंड में अतिक्रमण हो गया है और डिफॉरेस्टेशन हो गया है, तो जो नेचर का अपना तरीका है पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का, वो हैम्पर हो चुका है। तो सारा पानी एक जगह आके जमा हो जाता है, और इसी वजह से असम इंडिया की किसी भी राज्य के मुकाबले 4 गुना ज्यादा फ्लड प्रोन है। और वहां की टोपोग्राफी ऐसी है कि दिल्ली, महाराष्ट्र या इंडिया के किसी भी राज्य से कई ज्यादा वहां पे बारिश होती है। ब्रह्मपुत्र की तो बात होती है, बट 120 से ज्यादा नदियां इस छोटे से राज्य से गुजरती हैं। कभी आप असम जाओगे ना तो ऐसे भी एरिया जब 5 किलोमीटर दूर ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन फ्लड प्लेन अभी से शुरू हो जाएगा।
पूरे में खाली सूखा दिखता है, लेकिन इस टाइम पे हर जगह बाढ़ आई हुई होती है। पानी का कटाव होते होते कई किलोमीटर तक लंबा रिवर बेड बन चुका है। वहां पे नदी के कटाव से इतना लैंड एरिया डूबता है कि आजादी के बाद से वहां पे लगभग 4.25 लाख हेक्टेयर का लैंड लॉस हो चुका है। मतलब गोवा से भी ज्यादा बड़ा एरिया असम सिर्फ बाढ़ में खो चुका है। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है माजुली, वो अपना 60% एरिया खो चुका है। और वहां की टोपोग्राफी, वहां का रिवर बेड, ये तो फिर भी नेचुरल फैक्टर्स है। कई सारे इसके ऊपर मैन मेड फैक्टर्स हैं, जैसे कि पेड़ से सॉइल होती है, वो पानी को होल्ड करती है, हमने बचपन में पढ़ा हुआ था। कई ज्यादा लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है वहां पे, पेड़ के पेड़, जंगल के जंगल काट दिए गए हैं। तो जो पहाड़ों से पानी बह के आता है, जो पहले कभी होल्ड हो जाता था, वो सीधा प्लेन्स में चला जाता है। दूसरा होता है वेटलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट होती है झील। हर शहर में एक झील होती है। ये झील एक नेचुरल स्पंज की तरह काम करती है। जब भी पानी बढ़ता है, ये पानी को अब्सॉर्ब कर लेती है और इनफैक्ट ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करती है। लेकिन वेटलैंड्स, झीलों का अतिक्रमण इतना हो गया है कि वो अब अपना काम कर ही नहीं पाती, और जब भी बारिश का मौसम आता है, बाढ़ से पूरा राज्य डूब जाता है। इनफैक्ट वहां पे एक सिलसाको झील है, एक ही झील है जो पिछले 5 सालों में अपना 82% एरिया खो चुकी है। 2021 में 450 एकड़ एरिया था, घट करके सिर्फ 80 एकड़ रह गया है। और यही हाल है दीपपुर, बरसोला और सारूसोला झील का। तो उसके अलावा नदी के कटाव को रोकने के लिए एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं। असम में ही लगभग 4,500 किलोमीटर का एम्बैंकमेंट है, लेकिन इसमें से ज्यादातर जो एम्बैंकमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना हो चुका है। उसमें बहुत बड़े लेवल पे मरम्मत की जरूरत है। फिर वही है ना, जल जंगल जमीन है, जंगल इतने ज्यादा काटे जा रहे हैं। आप किसी भी एसएमईज से बात करोगे, अब वो बताएगा कि पहले इतनी ज्यादा हरियाली थी, अब माइंडलेस कंस्ट्रक्शन और अर्बनाइजेशन से आधे से ज्यादा जंगल खत्म हो चुके हैं वहां के। ये डिफॉरेस्टेशन होना, झीलों का कम होना, नदी का कटाव बढ़ना, और कैसे उससे साल दर साल नदी के आसपास के गांव बह जाते हैं। और सिर्फ असम में नहीं हो रहा है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, देश के कई सारे राज्यों में हो रहा है। बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे इस पे। हमने ग्राउंड रिपोर्ट करके इस पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप YouTube पे सर्च करके या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब जो नहीं होना चाहिए था पर हो गया, और उसके बाद लोग सफर कर रहे हैं। Where I'm traveling on a boat right now actually used to be a road till just about 3 weeks ago. I'm in the Bedbari village of the Shiv Sagar district of Assam, and this is one of the worst hit districts by the floods that have hit the state this year. You just look around and you can see that this is the place where people's houses used to be. These are the roads that people would take to go to their houses. These are the paths that people would walk. But currently it's all underwater. I'd also like you to see that there's a family here, and they've been cut off because there's just water all around their house. क्या बोलूं आपको, सारा माने कोई माने हमारा सारा सामान खराब हो गया। हमें आदमी लोग बस के चला गया। हमारा 6 लोग है, 8:30 में पानी घर में भाई था। तब हमें सारे लोग, हमारा सासू माँ वो पैरालिसिस था, उसको लेकर हमें जान बचाकर भाग गया। वो 20 तारीख से तो घर में सभी वस्तु पानी के नीचे में ही है। और कपड़ा हमारे यहाँ पहनने के लिए कोई भी नहीं है कपड़ा। और जो हम रास्ते पे आए थे, जो रिलीफ में देता है वही हमें पहन लिया, कुछ भी नहीं है। घर ये भी आपको मिले हैं बाहर से कपड़े, एक जोड़ी कपड़े पहनने के लिए भी नहीं बचे? नहीं, सब भी खराब हो गया। मतलब कुछ भी नहीं, सब हमारा खराब हो गया। We have now come to Mrs. Binita Gogoi's house, and you can see that there's still a layer of muck and water. I'm kind of stuck here. Yeah. I can't get out of this. आप ये भी बता रही थी कि काफी जानवर भी मरे हैं। आपके भी कुछ जानवर पानी में बह गए हैं? बकरी थे 12 और उसको उस पानी में बह गया सब। मैं वो हस्बैंड को बोला है, वो कितना रो रहे थे, बे वो माने कि छोई আছে আমি মানে কি মানে ভাষা নোহোৱা মানে। ये बच्चों की बुक्स हैं जो अभी कीचड़ में है। यहाँ पे अंदर जहाँ पर बुक्स रखी हैं वहाँ पर हर जगह सिर्फ कीड़े हैं। और ये एक साइट पूरी कंट्री को देखनी चाहिए कि पूरी कीचड़, फ्लड वाटर बच्चों की बुक्स को खराब कर चुके हैं। किताब खरीदना पड़ेगा, वो साइकिल खराब हो गया, साइकिल खरीदना पड़ेगा। स्कूल तो दूर है यहाँ पर। अब तो जितना आप लोग आए थे उसके और दूर है, स्कूल दूर है। अपना बिस्तर, अपना सोफा सबसे पहले उन सबको उठा के नहीं चाहिए। लड़के लोगों का जब हम इस स्कूल का सारा सामान खरीद लेंगे तभी सोचेंगे घर में क्या लेना है। हमें बिस्तर तो नहीं चाहिए, नीचे में सो लेंगे हम। घर की बहुत याद आ रही है, खाना पीना से कुछ नींद ही नहीं आती। जब घर में आएंगे तो ऐसे देखेंगे अब कैसे लगेगा।
मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमने देखा कि आपके किचन में एक बचा नहीं है कुछ, तो खाने पीने की दिक्कत शुरुआत में जो हुई होगी, क्या सरकार ने आपको हेल्प की जब पानी पहली बार खाना- सरकार ने हेल्प नहीं किया, वो सारा सामान एनजीओ और सभी लोगों ने जितना दूर दूर से आया था सभी को, शिवसागर में जितना में बांध हो गया वो सभी को पानी, खाना, कपड़ा सभी उसी से मिलना कितने है। दिन तक सरकार नहीं पहुंची थी? सरकार 5.5 दिन तो नहीं पहुंचे। 4-5 दिन तक? नहीं। अगर वो एनजीओज ना होते तो हाँ, फिर क्या होता आप लोगों का? क्योंकि सरकार तो आई नहीं तब तक तो जितना गाँव में आदमी लोग था सारा मतलब ज़्यादा सा मर गया होता, खाने से दिक्कत हो गया, पानी, खाना तो बाद में, पानी तो पीना चाहिए, पानी ना नहीं होने से तो आदमी मर जाएगा। आप लोगों की लाइफ 4-5 साल पीछे चली गई है इस बाढ़ की वजह से। 10-12 साल सब पीछे चला गया, 10-15 साल पीछे चला गया। तो रात को आप लोग कैसे फिर यहाँ पर रहते हैं? हम लोग को कैंडल लगाकर। और सोते कहाँ हैं? सोते में वो नाव सा जो बोट है ना, यहाँ में वो लकड़ी है ना, हाँ। मिलाकर नाव पे सोते हैं पानी के ऊपर? ऊपर में। क्या नुकसान हुआ है आप लोगों का? क्या क्या नुकसान? हम लोग का घर में जो कुछ था सब नुकसान हो गया, मतलब कुछ नहीं बचा सक पाया। गट मर गया, बफेलो मर गया। कितनी देर मिली है आपको यहाँ से जान बचा के बाहर? 1 घंटा खूब कम है, 1.5 घंटा से कम है। जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं सब कुछ कह नहीं पा रहे हैं और उनके आंसू निकल रहे हैं। आपके आंसू सरकार तक पहुँचे, आप सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सरकार को क्या मैसेज दूंगा, वो खुद ही देख रहा है ना। हम क्या बोलने से काम नहीं चल रहा है। अब जिस दिन पानी आया था उस दिन हम खुद जितना पैसे है गांव वाले के लिए पानी बोतल बिस्कुट लेके खिलाते थे। खुद लेकर आ रहे थे पानी बिस्कुट? कोई नहीं था मदद करने के लिए? कोई नहीं था हम लोगों के लिए। जिसने भी हम लोगों ने जो आया था मदद करने के लिए, वो तो भगवान आ गए। भगवान हम उसको बहुत समझते हैं, बाकी कुछ नहीं। Why the situation got so bad this year? What are the reasons behind Assam's unprecedented floods this year? Well, the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma says that there was a cloud burst in Nagaland, and that cloud burst actually led to a strong water flow into Assam from Nagaland, because this particular area, Shiv Sagar, is very close to the Assam-Nagaland border. Met departments in Nagaland have said that there was no real cloud burst. They say that a cloudburst did not happen. It was heavy rainfall indeed, but it wasn't a cloudburst. Experts also point to rampant deforestation. They also point to illegal mining activities and even legal mining activities that have continued in this region that have reduced and possibly diminished in some areas the holding capacity of nature and of this land, the water holding capacity of this land. और इसकी वजह से असम को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ है। और इसीलिए असम के लोगों को भी समझना चाहिए कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। असम में गुवाहाटी एरिया में अगर आप देखोगे तो रिसेंटली अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हुआ है, पर किस कॉस्ट पे? अगर आपने वो डेवलपमेंट अपनी इकोलॉजी और अपने एनवायरनमेंट को डैमेज करके किया तो देख लो आज क्या हालत है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुकाबले हजारों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। 1000 करोड़ तो खुद सीएम मांग रहे हैं रिलीफ फंड के लिए। डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबली होता तो थोड़ा स्लो होता पर टिकता। पर अभी असम में हालत बहुत गंभीर है। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आप सक्षम हैं तो बहुत सारे एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वहाँ पे रिलीफ वर्क में लगे हुए हैं। यहाँ पे QR कोड स्कैन करके आपको कुछ की लिस्ट मिल जाएगी। आप जितनी भी सहायता कर सकते हैं अपने हिसाब से प्लीज जाके एक बार कीजिए। आपके चंदे पैसे से किसी रिलीफ कैंप में आटा चावल पहुंच सकता है। Before we move on to the next news, a big thank you to our ground reporters Priyanshi and Vedant of Peak TV. इन लोगों का काम आपने Instagram पे जरूर देखा होगा। अपना इनका YouTube चैनल भी है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट। आजकल इंडिपेंडेंट न्यूज क्रिएटर्स को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सोनम इट्स डन ब्रो के बाद अब आया सोहेल इट्स डन ब्रो। सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान की ये फोटो इस हफ्ते इंटरनेट पे बहुत वायरल हुई। जब लोगों ने देखा और लोग चौंक गए, उनका भाई ये क्या है, ये तो एलियन मीम इन रियल लाइफ लग रहा। लास्ट तुमने इसको वाली मूवी में देखा था, वो नहीं थी मैंने दिल तुझको दिया, तो लोगों ने कहा ये क्या है भाई, मैंने दिल तुझको दिया से सीधा तेरी किडनी किसने ली। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। घी तेल दूध दही सब खत्म।
अब तुम नोटिस करना बॉलीवुड में आदमी कितना भी बूढ़ा लगे बाल हमेशा काले रहते हैं। वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। यहां से शुरू होगा बंदा सीधा 25 का, यहां थे 35, यहां थे 75। बड़ा कमजोर लेग पीस है। लेग पीस कहां से लग रही है? ये तो विंग्स लग रहे हैं मुझे। एनीवे, अब लोगों को सरप्राइजिंग लगा पर नहीं लगना चाहिए क्योंकि उसकी उम्र 50-55 तक तो है ही। एक तो हमारे देश की ना सेलिब्रिटी कल्चर में बहुत प्रॉब्लम है, दे डोंट एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज देयर एज। कोई बड़े बड़े एक्टर भी होंगे वो भी सीजीआई से या फिर कोई ग्राफिक्स से, एडिटिंग से अपनी एज, अपना बॉडी स्ट्रक्चर छुपाने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक से जब सामने हकीकत आ जाती है तो लोग शॉक हो जाते हैं। तुम ऐसे छोड़ो, बाकी ए लिस्टर भी देख लो तुम, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान 60-61 के हो रहे हैं। पिताजी की भी नहीं, दद्दू की उम्र के हो चुके हैं वो, लेकिन रोल अभी भी वही एंग्री यंग मैन वाले करते हैं। 60 साल की उम्र में 20 साल की हीरोइन ले लेते हैं। तुम दोनों की उम्र मिला के एवरेज करो तो भी 40 निकलता है। तुम 30 से ऊपर के रोल ही नहीं ले रहे। लेकिन वही है ना, आप ऑन स्क्रीन अपनी बॉडी और एज छुपा सकते हो, रियलिटी तो सामने आई जाती है ना सल्लू भाई? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? आप खुद से आ जाओगे, आपको सहारा चाहिए? बारिश का मौसम चल रहा है और हर साल की तरह इस साल भी वाटर लॉगिंग, जल भराव की समस्या सामने आ गई है। हर साल का भैया विश्व गुरु तो हम बन गए हैं भैया। इस साल का एक समय ऐसा आता है कि रोड पे जहां गाड़ियां चलती है हमारे यहाँ नाव भी चला सकते हैं। विश्व गुरु शिट। कल मैं छतरपुर जा रहा था, उबर ने ऑप्शन दिए बाइक, कार या बोट। अपने रिस्क पे आए। 2 बूंद के टपक जाए पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही कोलैप्स कर जाता है। हर जगह पानी भर जाता है, चल सकते नहीं हो, और खुदा ना खास्ता तुमने अगर टैक्सी बुक करी तो 2 किलोमीटर ले जाने के लिए किडनी मांगता है वो। किसी ने ये स्क्रीनशॉट डाला था कि 4 मिनट जाना था, उसके लिए गाड़ी हो रही थी 700 रुपए में। इतने में ऋषिकेश जाकर रिवर राफ्टिंग कराऊं मैं, 700 रुपए, वो भी बिना EMI के ऑप्शन के। जगह जगह पानी भरा है और आप तक वो खबर पहुंचेगी नहीं क्योंकि जिनको पहुंचानी है वो सीन्स वो एक मैंने देखा ANI का ट्वीट, वो जैसे दिखा रहा है कि पानी भर रहा है तो दिखा नहीं सकते कि वाटर लॉगिंग हुई है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे पानी है ना, जूम शॉट ले रहे हैं, बिल्कुल उसको एस्थेटिक बना रहे हैं। या इंफ्रास्ट्रक्चर का लीगो कोलैप्स हो जाता है, पता नहीं साले सड़क ईनो से बनाते हैं, पानी पड़ते ही साली घुल जाती है। सिर्फ सिंबोलिज्म रहता है, सब चला जाता है। ये देखो गुड़गांव की मिलेनियम सिटी, नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंदर वाटर पार्क भी बनाया है तुमने। 1 साल तो हो जाने दो इनॉग्रेशन का यार, मतलब पोल पट्टी खुले लेकिन थोड़ा समय तो ले लो। विद इन 1 ईयर ऑफ इनॉग्रेशन भैया वहां फ्लाइट चलानी है, फेरी नहीं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि सिर्फ रोड की नहीं बल्कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पे जैसे धूल धक्कड़ इतनी होती ना क्योंकि हम फुटपाथ का ध्यान नहीं रखते, ऐसे ही हम ड्रेनेज का ध्यान नहीं रखते, इसलिए पानी भर जाता है। क्योंकि जो नेचुरल वाटर रूट्स हैं वहां पे हमने अतिक्रमण कर लिया, जगह जगह सोसाइटी पार्क बना दिए, रोड बना दिए। अनप्लैन्ड माइंडलेस अर्बनाइजेशन लीड्स टू दिस। लेकिन उसका भी एक फायदा है, अहीर भाई ने बताया है कि गोवा जाने की जरूरत नहीं है, सरकार ने यही इंतजाम कर दिया है। सही बात है, हमारा भाई ट्रैवल का पैसा बच रहा है, बाली की जरूरत नहीं है, गुड़गांव में ही सर्फिंग कर ले रहे हैं लोग। बोलो क्या कहता है अमेरिका? आज हम कहते हैं तू क्या है बे? हेटर विल से इट्स अ बीच फ्रॉम गोरेगांव। एक तो गुड़गांव गोरेगांव में सिर्फ एक ही चीज सिमिलैरिटी है कि दोनों जगह इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। मोटर बंद करवाने के लिए गॉड के पास जाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, कोई तो बोल दो ऊपर के, सुनो टंकी भर गई है, मोटर बंद कर दो। पर पता है ना ड्रेनेज सिस्टम क्यों रोके जा रहे हैं? क्योंकि सुअर्स के रास्ते से आतंकवादी आ रहे थे तो नाले जैम करके उनको वहीं डुबो के मार दिया। इसका असली कारण तो मैं धुरंधर 4 में पता चलेगा। और बस इतना ही है जो बाकी खबर कौन बताएगा? बता तो रहा हूँ यार। दुनिया की खबर कौन बताएगा? दुनिया की भी बता रहा हूँ। मार्स की खबर कौन बताएगा? पूरी गैलेक्सी की मिल्की वे का खबर कौन बताएगा? पूरा मिल्की वे की भी बताऊंगा। जल्दी बता, उधर देख के बता, जल्दी बोल। पूरा ही नहीं, उधर देख के बोल, जल्दी बोल, सारी जल्दी बोल। अगली खबर सुनो MP के शाजापुर से। यहाँ पर एक 32 साल के जवान युवा की शादी नहीं हो रही थी। कई बार बात चली पर रिश्ता पक्का नहीं हुआ। फिर एक जगह बात बनी, 1 साल बाद की मुहूर्त निकली, लेकिन लड़की वालों ने कहा मैं लड़का बहुत पसंद है, जल्द से जल्द शादी पक्की की जाए। काल करे सो आज करे, बबुआ सेक्स करेगा कब? कट कर देना प्लीज इसे। खैर फेरे हो गए, शादी हो गई, लेकिन सुहागरात नहीं हुई। बार बार जब पति कोशिश करे तो पत्नी थोड़ा सा एतराज करे। ठीक है भाई, तो हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, गर्मी चली गई, बिस्तर गर्म ना हुआ। फिर घर वालों को शक हुआ कि बहू घंटों घंटों बाथरूम में अकेले करती क्या है, किससे बात करती है। लेकिन फिर एक दिन ट्रिमर चलने की आवाज आई। फिर जब थोड़ा पूछताछ हुई तो कबूला गया कि जल्दबाजी में हुआ टेंडर। बहू ने बताया कि वो है ट्रांसजेंडर। फिर
तुम्हें हंसी आ रही, दूल्हे का दिल टूट गया होगा कि वो बेचारा बैटिंग करना चाहता था लेकिन बॉलर के पास भी बैट था। टेक वालों को उनकी भाषा में समझाऊं तो फ्रंट एंड देखकर पूरा प्रोजेक्ट फाइनल नहीं किया जाता है, कभी कभी बैक एंड का कोड किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। बाद में जब केस सामने आया तो मारपीट हुई और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एक और कांड हुआ नालसार का, नेशनल अकेडमीज फॉर लीगल स्टडीज एंड रिसर्च। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ बच्चे पढ़ के एडवोकेट लॉयर बनते हैं। इनका ना एक कॉन्वोकेशन होना था जिसमें चीफ गेस्ट बनते हमारे सीजीआई सूर्यकांत साहब, एक ऑपोजिशन के हमजा। बट एक तरह से ना बहुत लोगों को पता नहीं है, को फाउंडर ऑफ सीजेपीएन, पता नहीं है अभी। There are youngsters like cockroaches. लेकिन जो 20 जुलाई को वायलेंस हुआ उसकी इन्होंने वीडियोस देखने से मना कर दिया था। We are not interested in videos. We don't have time to watch. तो जो वहां के बच्चे थे उन्होंने एक खत लिखा अपनी मैनेजमेंट को कि भैया हमें इनके हाथों अपनी डिग्री नहीं चाहिए, इनको सेरेमनी में एज ए चीफ गेस्ट नहीं बुलाया जाए। बच्चों ने एक ओपन लेटर लिखा, आई बिलीव इन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग इट्स एन एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो लॉयर से बेहतर और कौन समझेगा, समझ तो सब जाएंगे, कौन नहीं समझ पाएगा वो बताता हूं, बार काउंसिल। अब क्योंकि इस कॉलेज के 450 बच्चों ने एक लेटर लिख के कहा था कि नहीं भैया हमें इनके हाथों से अपनी डिग्री नहीं चाहिए, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्टेट बार काउंसिल को एक डायरेक्टिव इशू किया कि जो इस साल के इस कॉलेज के ग्रेजुएटिंग बैच है इनको एज एडवोकेट्स आप इनरोल ही नहीं करना। हाँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने उंगली उठा दी तो पूरे बैच का ही हाथ तोड़ देंगे हम। तुम बेशर्मी और घमंड देख रहे हो, तुम्हें शर्म है कुछ? अच्छा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो है मनन मिश्रा, जो पता नहीं कैसे बट कोइंसिडेंस होगा बीजेपी के राज्यसभा एमपी भी हैं। मतलब देखो कोइंसिडेंस ही होगा, ऐसा थोड़ी होता है कि बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काउंसिल्स में एक पार्टी के लोग भरे हुए हैं, ये तो सिर्फ कोइंसिडेंस ही है। मेरे लिए सरप्राइजिंग बात ये नहीं है कि इन्होंने ऑर्डर इशू किया, बल्कि ये कि इनको लगा कि ये कर सकते हैं। बाद में जब बच्चों ने इसका विरोध किया और सीजेपी ने बोला कि अगर तुमने ये वापस नहीं लिया ना तो हम तुम्हारे खिलाफ भी विरोध करेंगे और तुमसे भी अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, तो फिर हो गया कि अरे 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 मालिक गलती हो गई हमसे, भारी मिस्टेक ब्लंडर हो गया, और अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया। बोला कि नहीं, कुछ बच्चे थे जो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, बाकी बच्चे तो इनोसेंट थे, तो जो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे क्या वो क्रिमिनल थे? क्या आप बोल रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मतलब एक बकवास को काउंटर करने के लिए दूसरी बकवास कैसे कर देते हो यार तुम लोग? अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। तुम मतलब देख रहे हो, वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद कह रहा है कि नहीं नहीं बच्चों पे ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको अपना फंडामेंटल राइट है क्रिटिसाइज करने का, लेकिन नहीं, बेगानी शादी में मिश्रा दीवाने। बताना पड़ेगा ना कि मालिक आपके खिलाफ इन्होंने बोला था तो हमने मुंह में कोयला डाल दिया। ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे ना, ब्राउनी पॉइंट्स गूगल कर लेना वैसे जेनजी टर्म में। एंड दिस इज नॉट जस्ट फर्स्ट ऑफ, नॉट जस्ट विद नालसार, इसके पहले भी जब सीजेपी प्रोटेस्ट चल रहा था तो डीयू, जामिया, आईआईटी रुड़की, जेएनयू, इन सब के मैनेजमेंट ने भी नोटिफिकेशन इशू किए थे कि हम आपको एडवाइस करते हैं कि वहां आप जाके प्रोटेस्ट ना करें वरना लीगल एक्शन हो सकता है। और इन सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की जो मैनेजमेंट है, जो ये नोटिफिकेशन इशू करते हैं और जिन्हें लगता है कि वो कर सकते हैं, आपका अपना फंडामेंटल राइट है, आप चूरन किसी के पृष्ठभाग पर लगा के चाटो। लेकिन मैं आपसे बड़ा हम्बली पूछना चाहता हूं कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है जिसके लिए आप काम करते हो, जिसमें काम करके हमारे टैक्स से आपको सैलरी मिलती है, जो उसमें बच्चे हैं, जो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट वो आपके बाप का है। मनन, इट्स डन ब्रो। आर सीजीआई सिंगल हैंडेडली ऑन अ मिशन टू मेक आवर कंट्री डेमोक्रेटिक अगेन। मुझे तो लगता ही है कि वो हमारी टीम में है दोस्तों। फटती फटता फटनती नहीं भाई, फटती तो जब नोटिफिकेशन इशू हो जानती एंड प्रोटेस्ट हो जानती, पर नोटिफिकेशन इशू क्यों करती? वो जी आका की चटती चटता और चटनती। गंगाधर ही शक्तिमान है। एक तो शक्तिमान का नाम मत लिया करो यार, ये जो हर बुड्ढे ने डिसअपॉइंट किया है ना अपन लोग को भी। क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, हम लीगल केस कर देंगे, डिग्री नहीं देंगे, एडवोकेट नहीं बनाएंगे। भैया इंडिपेंडेंस डे आप लोगों ने भी मनाया होगा, मोतीचूर के नहीं पेडिग्री के लड्डू खाए होंगे, बट आप लोग की फटती होगी यार। ये क्या है? मतलब तुम लोग को जेन्युइनली लगता है कि मतलब ऐसे धमकी देके तुम बच्चे डरा लोगे? काम करो अपना, बकैती और दलाली करोगे तो जो जेन जी का जो जी होता है ना, वो जी फाड़ देंगे आपका। ओके, नेक्स्ट, मेटा वर्सेस द इंडियन गवर्नमेंट। आपको याद होगा जो जंतर मंतर का कवरेज हुआ, उसका ज्यादातर कंटेंट आप पर इंस्टाग्राम के थ्रू पहुंचा। अल्टीमेटली मोदी जी भी इंस्टाग्राम पे रील बनाने लगे थे। अब सरकार मेटाफोरिकल है, लेकिन एंड में बैठे तो लोग ही हैं, उनका ईगो तो हर्ट हुआ होगा कि साले तुम्हारे चक्कर में हमें रिजाइन करना पड़ गया। सो इंडियन गवर्नमेंट हैड समथिंग विद मेटा, हाउ डू एक्सप्लेन दिस? हिंदी में एक शब्द होता है खुन्नस।
तो 23 तारीख को मोदी जी ने जो रील डाली थी वो 28 तारीख को फेसबुक के ऑटोमेटेड सिस्टम ने कुछ घंटों के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दी। और राजा जी की पोस्ट रिस्ट्रिक्ट, मेटा ने इसको एक ऑपरेशनल एरर बताया और पोस्ट रिस्टोर कर दी और बोला कि प्रधान सेवक की रील कैसे गई, तुम अपना ऑपरेशनल सिस्टम ठीक करो वरना तुम्हारा सिस्टम हैंग कर देंगे। मतलब उन्होंने फॉर्मली बोला होगा, ये तो मेरे समझाने का तरीका है। आईटी कमेटी ने मेटा के ग्लोबल बॉसेस को बुलाया और मार्क जकरबर्ग से तक माफी बुलवा ली। क्या कहता था अमेरिका कहता था सॉरी सॉरी कहता रोता है मिनिस्ट्री में बुला के, सॉरी सॉरी कहता रो। कभी कभी मोदी जी गधे जैसे फील होते हैं। इतना बड़ा कांड करने के बाद बस एक सॉरी से खत्म नहीं होना चाहिए, या तो बैन करो या फिर फाइन। एकदम से उन्होंने बदल दी। वी गॉट मार्क जकरबर्ग अपॉलॉजी बिफोर GTA 6। एक तो ये GTA 6 क्यों नहीं आ रहा यार, कब आएगा ये? 2 महीने में आ रहा है, तब तक तो कॉकरोच जनता पार्टी एक और प्रोटेस्ट कर देगी। अगली खबर है बिहार से। देखो सच बताऊं दोस्तों तो आप देखो थोड़ा सा मुझे डर लगता है। बिहार से प्यार बहुत आता है मुझे। खबर है बेगूसराय जिले की, जहां पर एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो उसका फ्रैक्चर हो गया, तो अपनी फ्रैक्चर टांग लेकर के अस्पताल पहुंचा कि जनाब प्लास्टर कर दो। अब डॉक्टर को प्लास्टर करना था लेकिन अस्पताल में बस 2 चीज की कमी रह गई, डॉक्टर और प्लास्टर। तो स्टाफ ने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, एक दवाई का कार्टन थोड़ा सा अनपैक किया, थोड़ी सी रस्सी जुगाड़ी, नहीं थोड़ा ये क्या है ना बैंडेड, थोड़ा बैंडेड लिया और फिर मरीज को पैक कर दिया। एक मालिक एक हैंडल विद केयर का स्टिकर भी चिपका देते। जब वो अस्पताल से निकला तो घर वाले कंफ्यूज हो गए कि साले मेडिकल शॉप गया था स्टेशनरी शॉप। बेचारे इंश्योरेंस वाले और कंफ्यूज कि बिल ये हॉस्पिटल का है या कबाड़ी वाले का। इससे अच्छा तो बैम्बू बांध देना था भाई। बैम्बू डाल दिया गया, तुम बांधने की बात कर रहे हो। एटलीस्ट द कार्डबोर्ड इज ऑफ एबोट नॉट पार्ले जी और मैगी। चलो कम से कम ये साले डॉक्टर आरक्षण और नीट पेपर लीक से पास हुए हैं, इसका अलग मुद्दा चल रहा है। मामला वायरल होने के बाद बेगूसराय के सिविल सर्जन ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और ये न्यूज में यही कवर करना चाहूंगा क्योंकि इसके बाद और जोक मार दिया तो आ जाते हैं कुछ बिहारी इन्फ्लुएंसर के तूने कैसे बोल दिया हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, सब बढ़िया है थप्पड़ मारेंगे तुझमें साले। सार्थक गोस्वामी मादर वाले प्लास्टर नहीं पैक करके भेजा है पूरा, चल भी सकता है बैटिंग भी कर सकता है। अगली नॉनसेंस न्यूज सुनो पंजाब से। पंजाब में हरविंदर सिंह के पिता केसर सिंह का पिछले महीने देहांत हो गया। अब हरविंदर जी पिताजी की मौत के बाद उनका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने गए, सारे डॉक्यूमेंट जमा किए और पिताजी के डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। लेकिन जब डेथ सर्टिफिकेट आया तो हरविंदर चौंक गए क्योंकि नाम उनके पिताजी का नहीं था बल्कि उनका ही डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया था। ये कैसे हो गया? बाय वन डेड वन, सॉरी गेट वन। अब बेचारे की सिस्टम से अगली लड़ाई शुरू होगी जब ये अपना ही डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएगा और सामने वाला बाबू बोलेगा कि अगर जिंदा हो तो प्रूफ दो या तो घूस दो। लेकिन उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो बोलते हैं कि सरकार काम नहीं करती, वक्त से पहले काम करके दिया उन्होंने। खैर मामला जब ऊपर पहुंचा तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, गलती होगी हम ठीक कर देंगे। उन्होंने बोला क्या पापा वापस आ जाएंगे? नहीं, उनका सर्टिफिकेट। अगली न्यूज बढ़ने से पहले दोस्तों बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को अभी भी। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं आप लोग के साथ सारी न्यूज कवर करें, तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन ऑन कर लो। हम न्यूज दिखाएंगे तुम हमें सब्सक्राइब करो, दोनों मिलकर क्रांति लाएंगे दोस्त। ओके, एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब सरकार ने राज्यसभा में बताया कि प्रधानमंत्री की फॉरेन विजिट्स पर 74 करोड़ रुपए खर्च हुआ और वो 1 साल का था, फिर कई साल का दिया गया तो 100 करोड़ में पहुंचा। और कई सारे लोगों ने बोला कि भाई ये क्या है, तो इनका अपना टूर हो रहा है, इन्फ्लुएंसर बाजी कर रहे हैं और क्या इससे अच्छा तो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ये प्रधानमंत्री क्या है घूमता रहता है। एंड आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर क्रिटिसिज्म क्योंकि ये खर्चा मोदी जी के पर्सनल वेकेशन का नहीं है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की ऑफिशियल विजिट का है। देश का प्रधानमंत्री जाएगा तो एक अपनी चार्टर्ड फ्लाइट में जाएगा ना सिक्योरिटी के साथ, इंडिगो की प्रीमियम इकोनॉमी में तो भेज नहीं देंगे। उसके बाद जब भी वो जाते हैं वो एक बायलैटरल विजिट पे जाते हैं, उससे देश में डील साइन होती हैं, कई सारी ट्रेड डील साइन होती हैं, देश में FDI आता है, डिफेंस कॉर्पोरेशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी पार्टनरशिप। तो हर खर्चा इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। पर अगर आपको क्रिटिसाइज करना ही है तो एड स्पेंड्स पे करो। एक और डेटा आया कि 910 करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में खर्च कर दिए सिर्फ प्रिंट एड्स पे। जो आप अखबार न्यूज के लिए खरीदते हो ना, और उसमें आप देखोगे न्यूज नहीं होती, बस कोई ना कोई नेता हाथ जोड़ के कोई ना कोई स्कीम का प्रमोशन कर रहा होता है, उसमें खर्चा ज्यादा हुआ है। अगर आप टोटल पिछले 10 सालों का खर्चा देखोगे तो 6000 करोड़ रुपए वाज एडवर्टाइजिंग स्पेंड ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, जो अखबारों में छपते हैं, जो टीवी में एड चलते हैं, जो होर्डिंग बैनर लगते हैं, और आजकल आप मूवी देखने भी चले जाओ तो वहां भी हीरो से पहले सुपर हीरो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। एंड टू बी वेरी फेयर, इनमें से ज्यादातर एड्स जो होते हैं वो एक तरह से पर्सनल ब्रांडिंग स्कीम लगती हैं। ये जो 6000 करोड़ रुपए है
ये आपने जो सिर्फ स्कीम्स एडवर्टाइज करने में डाल दिया, उससे आप कोई एक नई स्कीम बना सकते होते, एक सिविक सेंस पे मुहिम चला सकते हो यार। बाकी सब छोड़ो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितने मार्केटिंग पे खर्चा हुआ, ग्राउंड लेवल पे कुछ तो एक आपको माइंडसेट में चेंज दिखा होगा। पर्सनल रिक्वेस्ट, एक स्कीम सिविक सेंस पे चालू कर दो। ये हर जगह हाथ जोड़ के आप जो खड़े हो जाते हो, बिल्कुल खड़े रहो, लेकिन बस हाथ जोड़ के लोगों से ये बोलो कि भैया कचरा मत फेंको जगह जगह। तो नदी की पूजा करो पर सामग्री उसमें ना बहाओ। देश की सड़कों को अपने डस्टबिन की तरह ट्रीट मत करो। एक सिविक सेंस पे कितना बढ़िया कैंपेन चालू किया जा सकता है, और उसमें 6,000 क्या 60,000 करोड़ रुपए खर्च कर दो। ऑल इन फुल सपोर्ट। अब आप बोलोगे यार उसमें दिक्कत क्या है कि अगर सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये न्यूज़पेपर्स को और न्यूज चैनल से अपनी मार्केटिंग करवाती है। दिक्कत है इस गवर्नमेंट मीडिया इकोसिस्टम में, जब सरकारी एड्स मीडिया का एक रेवेन्यू मॉडल बन जाते हैं। चाहे आप इस वाले मार्केटिंग स्पेंड में देख लो या ओवरऑल देख लो, जो न्यूज चैनल, जो अखबार सरकार से सवाल नहीं पूछता, क्रिटिकल नहीं होता, उसको ये लोग खूब एड्स देते हैं, और जो सवाल पूछना शुरू कर देता है उसको ये लोग एड्स रोक देते हैं। तो फिर न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल की एक मजबूरी बन जाती है इनकी गोदी में बैठना। आज की डेट में आप जाके कोई न्यूज़पेपर उठा दो, उसमें न्यूज़ होती नहीं है, पॉलिसीज पर बात होती नहीं है, और अगर कहीं गलती से सवाल कर लिया तो ऐसे करेंगे जैसे गलती से भी नेताजी को चुभ ना जाए। न्यूज़ का स्पेस कम कर दिया है, और जो स्पेस कम हुआ उसमें बाकी प्राइवेट कंपनी से ऐड ले लेके वो चिपकाते हैं। न्यूज़ पे न्यूज़ है ही नहीं, एड्स ही एड्स चले आ रहे हैं उसमें, क्योंकि न्यूज़ छापने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसकी जगह अगर आप एड छापो तो प्राइवेट कंपनी और सरकार दोनों हाथ घी में। अच्छा, मैं कई बार कहता हूं हमारे देश में ना स्कैम्स पहले एक्सपोज होते थे, अब नॉर्मलाइज हो चुके हैं। हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई स्टेट से, कोई ना कोई मिनिस्ट्री से, कोई ना कोई अवसर में आपदा आ जाती है। जैसे अभी एक रिपोर्ट सामने आई कि ग्रीन इंडिया मिशन था, जिसमें कुछ लाख हेक्टेयर में हम लोग को फॉरेस्ट प्लांट करने थे। उसमें अभी खबर सामने आई कि टारगेट पूरा हो गया, बस 98% से रह गए। गालिब के पृष्ठभाग की कसम, क्या वर्ड प्ले देख रहे हो तुम। बस 2% की दौड़ लगा ली थी, 98% से रह गए। अरे बेबी, मानो 1 लाख रुपए का पैकेज है मेरा, बस कुछ 2,000 रुपए कटा के मिलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन पे तो सबकी नजर रहती है। और भी कई सारे मंत्रालय होते हैं जहां बजट से हमारे टैक्स का पैसा जाता है और उसके बाद पता नहीं कहां जाता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री की आपने 15 अगस्त की स्पीच सुनी हो, जिसमें उन्होंने बोला था कि 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड रखा है हमने, और ये जो RDI फंड है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। यस, गुड मॉर्निंग, वी हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द कंट्री। अभी ये जो फंड है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एलोकेट होना था, स्कॉलरशिप में मिलना था, ताकि गलगोटिया का कुत्ता गलगोटिया का हो, चाइना की फंडिंग का नहीं। अब रिसेंटली क्या हुआ, इस फंड के फर्स्ट राउंड में 124 एप्लीकेंट्स में से 22 प्राइवेट कंपनी को लगभग 2,192 करोड़ के सॉफ्ट लोन्स अप्रूव हुए। 2,000 करोड़ सॉफ्ट लोन्स जो देने के टाइम पे होते हैं विद कम इंटरेस्ट एंड इजी रीपेमेंट टर्म्स, और वापस देने के टाइम पे बैड लोन्स बन जाते हैं। लेकिन एक इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें पता चला कि जो 22 कंपनीज थी उनमें से 15 कंपनीज की जो कमिटी मेंबर्स थे जिन्होंने लोन दिया उनके अपने खुद के इन्वेस्टमेंट थे, और 9 कंपनीज तो सिलेक्शन पैनल के चेयरमैन से डायरेक्टली लिंक्ड है। खुद ही एग्जाम कंडक्ट करके खुद ही टॉपर बन गए। दूसरों की जय के पहले हे प्रभु अल्लाह जीसस दी फतेह। सबके साथ सिर्फ अपना विकास, क्रोनी कैपिटलिस्ट सरकार, ऑर्गेनाइज लूट एंड लीगलाइज प्लंडर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इंडिया की खबर कौन बताएगा? तो झारखंड आसाम इंडिया में ही तो है। जल्दी बोल, फिर उसके बाद वाला बोल। थोड़ी अपनी क्या सारी मैं बताऊं, कुछ न्यूज मीडिया से भी पूछो। तू ही बोलेगा, वो नहीं, वो क्यों बोलेंगे? तो वो सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए बैठा रखे हैं तुमने सारी। तुम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हो ना? हाँ। तो बोलना, वो मेरी तरफ क्या था, उधर देख के बोल। तो अरे सारी अकाउंटेबिलिटी में ही। हाँ, वो हिंदू मुस्लिम करे बस। हाँ ठीक है, जाओ, नहीं बोल रहा। कितना पैसा? अरे नहीं लिया यार जी, नहीं लिया, नहीं, अरे आप पेंट है यार वो। अरे छी यार, अच्छा मैं बैठा है, पैसा निकाल। अरे नहीं है भाई, अगली खबर है एजुकेशन को लेकर। देखो, जब भी एजुकेशन की बात होती है ज्यादातर लोगों को लगता है कि एग्जाम लीक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में बहुत फंडामेंटल लेवल पे प्रॉब्लम आ चुकी है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने डेटा दिया है जिसमें उन्होंने स्कूल शॉर्टेज और स्कूल ड्रॉप आउट्स पे बात की है। कमेटी की इस रिपोर्ट के मुताबिक 73% बच्चे हायर सेकेंडरी में आने से पहले ही स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं,
और जब स्कूल बोलूं मतलब सरकारी स्कूल। हमारे देश में लगभग 11 लाख स्कूल्स हैं, जिनमें से 9 लाख प्राइमरी, लगभग 1.5 लाख सेकेंडरी और 1 लाख से भी कम सिर्फ 90,000 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। और जैसे जैसे बढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में सब एनरोल होते हैं, सेकेंडरी में थोड़े कम और हायर सेकेंडरी तक आते आते 73% तक ड्रॉप आउट हो जाता है। स्टूडेंट्स की संख्या प्राइमरी लेवल के 6 करोड़ से घटकर सेकेंडरी में 2.5 करोड़ और हायर सेकेंडरी में सिर्फ 1 करोड़ 60 लाख तक रह जाती है। और ये बच्चे जाते कहां हैं? सरकारी स्कूल से नाम कटाकर ये प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई इतनी होती कहां है। और ये एक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर और बढ़ती जाती है, क्योंकि स्कूल में एनरोलमेंट कम हो रहा है तो कई सारे ऐसे सिंगल टीचर स्कूल्स होते हैं जिनमें बच्चे नहीं होते, वो बंद हो जाते हैं। और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं उससे घर परिवारों का खर्चा बढ़ जाता है तो अपनी खपत कम करते हैं। और इसमें एक नुआंस बात ये भी है कि हमारे देश में कई सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जो स्कूलों में सिर्फ मिड डे मील के लिए जाते हैं। और अब तो कई सारी रिपोर्ट्स ऐसी भी आती हैं कि स्कूलों को मिड डे मील की फंडिंग नहीं मिलती। और फंडिंग तो तुम्हें पता ही है ना, वो चाइना से आती है, जो वो पाकिस्तान, वो टूल किट, समझ रहे हो। अब अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, तो ये नेता जो करते हैं हम लोग मानते हैं, जो ये कहते हैं वो हम सुनते हैं, और कभी कभी कुछ भी करते हैं, कुछ भी कहते हैं। अब आपको याद हो तो रिसेंटली जो बंगाल के इलेक्शन हुए थे, वहां पे मच्छी पे बड़ा पॉलिटिक्स हुआ था। टीएमसी वालों ने पासा खेला था कि अगर बीजेपी आ गई तो मच्छी बैन कर देंगे, तो बीजेपी लीडर खुद मछली खाने लगे थे। अब यूपी इलेक्शन आ रहा है और सावन का महीना चल रहा है, तो फिर से हमारे देश की पूरी राजनीति माछ भात पे आ गई है। अब यूपी के मिनिस्टर ऑफ फिशरीज संजय निषाद से जब इसी पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, मछली वैसे तो नॉनवेज है, लेकिन अगर लहसुन प्याज के बिना खाएं तो वेज है। इसीलिए कह रहा हूँ कि कम से कम उनको मिला उला के मछली उछली खिलाते रहे। और हम तो शाकाहारी, अब तो अटेस्ट हो गया ना, बिना लहसुन प्याज का जो बनता है वो शाकाहारी है। आपने देख लिया, इन्होंने साबित कर दिया। अच्छा, जब मछली बगैर प्याज और लहसुन के बनेगी, अरे अब यही गए थे तो वो शाकाहारी हो जाएगी। प्रचार में गए थे, खा के आए हैं, बैठे हैं। बोलता गया और फिर कुछ भी बोलता गया। मालिक इस हिसाब से तो बॉइल्ड चिकन सात्विक है और पनीर दो प्याजा में हलाल सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कल को सरप्राइज मत होना अगर तुम यूपी में वेज थाली ऑर्डर करो और तुम्हें दाल, रोटी, सब्जी और बिना प्याज लहसुन के 2 रोहू के पीस मिल जाएं। पूरी लॉबी में मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है। बंगालीज, फिश इज अ फ्रूट स्ट्रेट फ्रॉम द वाटर। सही है, फिश इज वेजिटेरियन। सुरमई आंखों के नीचे लगाते हैं और सैल्मोन भाई है। स्वागत तो करो हमारा। क्या फूकते हो भाई साहब। देखिए, गांजा भी सिर्फ पत्ती होती है, नशा तो पॉलिटिक्स में। न्यूट्रिशनिस्ट कंफ्यूज, बोटेनिस्ट कंफ्यूज, मछली सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा कि बकैती यहां रुक गई, तो नहीं भाई, नेता महान, मीडिया और महान। अब मच्छी वेज है कि नॉनवेज है, तुम बोल रहे होगे कि क्या बेवकूफ सवाल है, पर मीडिया वाले तफ्तीश करने के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंच गए। ये देखो तुम, मछली आखिर शाकाहारी है या मांसाहारी, इसको लेकर के तमाम तरह के बयान आते रहते हैं। हाल ही में मछली को लेकर के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी एक बयान दिया है। उनका कहना है कि बिना लहसुन प्याज के मछली। पीछे अंकल को देखो, he is questioning his whole life के बहन ये क्या मतलब, मच्छी वेज भी हो सकती है। वो अपने 70 साल के एक्सपीरियंस को क्वेश्चन कर रहा है इस टाइम पे। मछली शाकाहारी क्या वाकई शाकाहारी होती है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंकिंग 157। ये बुजुर्गवार हैं जो यहाँ पर मछली तलते हैं। बरसों पुरानी दुकान है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर मछली तली जा रही है और कांटे कैसे निकाले जा रहे हैं और मसाला कौन सा डाला जा रहा है प्राइम टाइम पे, वो भी सवाल पूछ लेना। देखिए, हमारे संवाददाता यहाँ पे बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते हुए वो वहां पर सीधे कढ़ाई से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जहां पर मछली तली जा रही है। कैसे वहां पे हालात हैं, क्या लोगों का वहां पे कहना है, गहमा गहमी क्या है, वहां के अधिकारियों का इस पर क्या कहना है और जनता इस पर क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रही। अगला जंतर मंतर प्रोटेस्ट कब होगा, सीजेपी इस पर बात करें। अभी ये दीप के तुम चुप क्यों? नेशन वांट्स टू नो। थोड़ी मर्यादा रखिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने स्टैंड अप पे कभी कितना हंसा होगा जितना इसकी रिपोर्टिंग पे हंसा है मैंने। अबे मच्छी चुप। अगली खबर, कावड़ यात्रा फाइनली खत्म हो चुकी है और उसका आफ्टरमैथ हमारे लिए बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जब कावड़ यात्रा चल रही थी तब भी हुड़दंग की खबरें आई थी, ट्रैफिक की खबरें आई थी और जो डीजे बजा के कावड़ यात्रा को सनमन फेस्टिवल बना रखा था वो तो अपनी जगह थे ही। लेकिन यात्रा खत्म होने के बाद हरिद्वार के हर की पौड़ी की जो फोटोज वीडियो सामने आई हैं
वो शर्मनाक हैं। पूरे घाट पे गंदगी, कचड़ा, कपड़े, जूते, चप्पल, बोतलों में टॉयलेट भर भर के छोड़ के गए। कुल मिला के 7000 टन कचड़ा जनरेट हुआ। और अगर अभी आप जाओगे तो घाट पूरा साफ मिलेगा, क्योंकि अथॉरिटीज ने सारा कचरा उठा करके पास के एक डंपिंग साइट पर डाल दिया है। वेस्ट was not treated, was not managed, just dumped on other site. Watch this report. 7000 टन कचरा और अब सब कुछ गायब। लेकिन गया कहाँ? वो सब यहाँ आता है। हरिद्वार की हर की पौड़ी से करीब 10 किलोमीटर दूर सराई गांव में ये डंप साइट बनाया गया है। गांव में बीमारियां इतनी है, सांस सुबह को जो है ना ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पा रही है, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं। तो हरिद्वार को शुद्ध रखने के लिए जितनी भी चीजें सरकार सोचती है कि इम्प्योर है, वो सारी चीजें इन गाँव में लाके रख दी गई है। और ये सिर्फ एक शहर, एक घाट, एक फेस्टिवल की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखोगे तो हमारी सिविक सेंस की प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो कई बार धर्म की आड़ में हम छुपा लेते हैं। हमारी घर में जब पूजा होती है तो बोल देते हैं ना कि अरे ये तो सावन के महीने की पूजा है, ये लो, ये फोटो है, ये प्रसाद है, इसको गंगा मैया में विसर्जित कर दो। पहली बात तो उसको विसर्जन करना झूठ बोलना है। मालाएं, फोटो, पॉलिथिन पूजा सामग्री नहीं है, वो कचरा है जो आप नदी को पूज के नदी में ही छोड़ देते हो। और ये अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बिना बदतमीज बोले सीख जाएं तो इस देश का भला हो जाए। तो झारखंड कवर हो गया, असम कवर हो गया, वाटर लॉगिंग खत्म हो गया। अब तू इधर आ, अब तू बोल, असम पे बोल, झारखंड पे बोल, वाटर। अरे तो मैं सब चीज थोड़ी मैं बोलूंगा। क्यों क्यों तू क्यों नहीं बोलेगा बे? मीडिया का काम है ना। हाँ मीडिया का, हाँ ये अब समझ में आ रहा तुझे कि मीडिया का काम है। तेरे टैक्स के पैसे मीडिया पे जाते हैं, उनका काम है ये जी। अकाउंटेबिलिटी तू इंडिपेंडेंट क्रिएटर से मांग रहा है, यूट्यूबर से मांग रहा है, यही अकाउंटेबिलिटी अपनी मीडिया से मांग ले। है इधर देख, मीडिया से मांग ले, सरकार से मांग ले कभी अकाउंटेबिलिटी, तब समझ में आए। दूसरों की डीएम में घुस के तूने जो है दंग काट रखा है कि इससे बोल उससे बोल। ये जो अकाउंटेबिलिटी मांगना सीख गया है, अब जिनको बोलना है उनको बोलने के लिए बोल। बोलना क्या है? लाइक सब्सक्राइब के लिए बोल। पहले तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाँ। वो शेयर वाला बटन दबा दो, हाँ। सबको भेज दो, हाँ। भाई को स्पॉन्सरशिप मिल जाए, फुल पैंट हो जाए। हाँ। बोल ठीक है, ज्यादा गाली मत दिया कर डीएम में, ठीक है? जहां से तू सीख के आता ना वहां मैं सिखाता हूँ। चल तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का एपिसोड। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आप में से बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। डॉक्यूमेंट्री इस चैनल पे हमने एक नई डॉक्यूमेंट्री अपलोड की है विच टॉक्स अबाउट फ्लडिंग एंड द रीजंस बिहाइंड इट। जहां तक बात रही रिएक्ट्स की, तो केजरीवाल के साथ जो रिएक्ट था आप लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे अदर पॉलिटिशियंस को भी रीच आउट करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने तो मना कर दिया कि नहीं भैया हम तो नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, आपके जो फेवरेट पॉलिटिशियंस हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, रेखा गुप्ता, नितिन गडकरी, बड़े वाले भी दो साहब, जिनको आप रिएक्ट्स में देखना चाहते हो, हम लोग सबको रीच आउट कर रहे हैं। होप देयर टीम रिस्पॉन्स। आप लोग भी प्लीज उनको एक बार डीएम में बोलना कि आप ये वाला फॉर्मेट भी एक बार ट्राई करके देखो। रिएक्ट चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक नया शो आने वाला है बहुत जल्दी, वहां पे कुछ न्यूज मिस हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिड वीक में जरूर उसको कवर करेंगे। उर्दू एक्सपीरियंस 2026 में रजिस्टर करने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू टू ऑल द चैनल मेंबर्स फॉर कीपिंग दिस चैनल रनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and share.